इतिहास में जब भी हम सत्ता या पावर की बात करते हैं ना, तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? हाँ, वही बड़ी सेनाएं, तलवारें, तोपें, मतलब पूरी तरह से शारीरिक बल। बिल्कुल। आमने सामने की जंग, जहां ताकतवर इंसान कमजोर को अपनी बात मानने पर मजबूर कर देता है। ये बहुत ही सीधा और पुराना नजरिया है शक्ति को देखने का। इतिहास की किताबों ने हमेशा पावर को इसी हिंसा के चश्मे से देखा है कि मतलब कौन किसके किले की दीवारें गिरा सकता है। सही कहा। लेकिन आज के इस गहरे विश्लेषण में, जहां हम रॉबर्ट ग्रीन की पुस्तक द आर्ट ऑफ सिडक्शन के अंशों पर बात कर रहे हैं, ये स्रोत इस पुरानी और हिंसक परिभाषा को पूरी तरह पलट देते हैं। एकदम, क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो प्राचीन काल से ही कुछ बेहद चतुर लोगों ने, खासकर महिलाओं ने, ये समझ लिया था कि सीधे लड़ना बेवकूफी है। हाँ, किसी को डराकर या हराकर हासिल की गई सत्ता ना, वो कभी टिकती नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसके बजाय अगर किसी के दिमाग और उसकी कल्पना पर कब्जा कर लिया जाए, तो वो शक्ति कहीं अधिक गहरी होती है। इसके लिए एक एनालॉजी बहुत सटीक बैठती है। मैं सोच रहा था कि सिडक्शन या आकर्षण असल में एक मनोवैज्ञानिक ट्रोजन हॉर्स की तरह है। अरे वाह, ट्रोजन हॉर्स वाली तुलना सच में इस पूरी प्रक्रिया का सार है ना? मतलब आप सामने वाले के दिमागी किले पर बाहर से कोई हिंसक हमला नहीं करते। हाँ, आप लड़ते नहीं हैं। बल्कि आप एक बेहद खूबसूरत विचार या फैंटेसी बनकर उनके दिमाग के अंदर प्रवेश करते हैं, और फिर वो खुद ही अपने किले के दरवाजे आपके लिए खोल देते हैं। और मजे की बात यह है कि उन्हें पता भी नहीं चलता। बिल्कुल। आज हमारा मिशन यही समझना है कि सिडक्शन सिर्फ रोमांस तक सीमित नहीं है। ये राजनीति, समाज और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में मनोवैज्ञानिक प्रभाव का सबसे बड़ा हथियार है। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि ये मनोवैज्ञानिक ट्रोजन हॉर्स काम कैसे करता है। इसका पूरा ताना बाना इंसान की इच्छा और उसके भ्रम पर बुना गया है। मतलब लॉजिक वहां काम करना बंद कर देता है। जो तर्क या लॉजिक के लिए जिम्मेदार है, जो हिस्सा खतरे भांपता है, हाँ, वो अचानक एक खूबसूरत धुंध में खो जाता है। जब तर्क कमजोर पड़ता है तो इंसान खुद ही हथियार डाल देता है। ये कोई जादू नहीं है, बस इंसान की कमजोरियों का विज्ञान है। तो चलिए इस विज्ञान की परतों को थोड़ा और खोलते हैं। जब इस ट्रोजन हॉर्स की बात आती है तो स्रोत सामग्री के अनुसार इसका सबसे पहला रूप विजुअल ओवरलोड का रहा है, जिसे स्रोत में द सायरन कहा गया है। हाँ, द सायरन। मतलब आंखों को एक ऐसा छलावा देना कि दिमाग काम करना ही बंद कर दे। सायरन का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है। ये उस मायावी शक्ति का प्रतीक है जो महज अपनी उपस्थिति और अपने नाटकीय अंदाज से ही सामने वाले को पूरी तरह सम्मोहित कर लेती है। और इसका सबसे बेहतरीन ऐतिहासिक उदाहरण है मिस्र की रानी क्लियोपेट्रा। उन्हें स्पेक्टेक्युलर सायरन का दर्जा दिया गया है। हाँ, अक्सर एक गलतफहमी होती है कि क्लियोपेट्रा दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत रही होंगी, जबकि ऐसा नहीं था। बिल्कुल नहीं। ऐतिहासिक स्रोत बताते हैं कि उस समय उनसे भी अधिक सुंदर महिलाएं मौजूद थीं। फिर भी उनका जादू ऐसा था कि बड़े बड़े योद्धा उनके सामने घुटने टेक देते थे। क्योंकि उनकी असली ताकत उनकी सुंदरता में नहीं, बल्कि उनके नाटकीय अंदाज में थी। वो खुद को एक जीती जागती फैंटेसी की तरह पेश करती थी। उनका हर कदम मतलब एक मंच पर हो रहे नाटक की तरह होता था। एकदम सही। जब वो जूलियस सीजर से मिलने गईं, जो कि बहुत कठोर रोमन जनरल था, तो उन्होंने खुद को एक कालीन में लपेट कर पेश करवाया। ओहो, ये तो बहुत ही नाटकीय है। हाँ, जैसे ही कालीन खुला, वो एक नायाब तोहफे की तरह बाहर आईं। सीजर जैसा योद्धा इस नाटकीयता के सामने निहत्था हो गया। और मार्क एंटनी के साथ तो उन्होंने हद ही कर दी थी। बिल्कुल। वो एक भव्य सोने की नाव पर बैंगनी पालों के साथ एक देवी एफ्रोडाइट का रूप धरकर आईं। लड़के क्यूपिड के भेष में उन्हें पंखा झल रहे थे। अजीब सी धूप चल रही थी। मतलब ये भव्यता और अनिश्चितता का ऐसा मिश्रण था कि एंटनी अपनी सारी सैन्य जिम्मेदारियां भूल गए। अगर इसके पीछे के मनोविज्ञान को समझें तो सायरन इसी विजुअल ओवरलोड से तर्क की आवाज को दबा देती है। क्लियोपेट्रा जानती थी कि पुरुष अपनी आंखों से बहुत जल्दी धोखा खाते हैं। उन्होंने एक ऐसी सपनों की दुनिया दिखाई जहां सिर्फ आनंद है, युद्ध की कोई जगह नहीं। लेकिन स्रोत में एक और सायरन का जिक्र है जो क्लियोपेट्रा से बिल्कुल अलग थी, मर्लिन मुनरो, जिन्हें सेक्स सायरन कहा गया है। हाँ, मर्लिन मुनरो का तरीका बिल्कुल अलग था। क्लियोपेट्रा जहां राजसी थी, वहीं मुनरो ने बचपन की मासूमियत और भेद्यता का इस्तेमाल किया, जिसे हम वल्नरेबिलिटी कहते हैं।
वो कैमरे के सामने ऐसे पेश आती थी जैसे उन्हें खुद ही अंदाजा ना हो कि वो कितनी आकर्षक हैं। बिल्कुल, उनकी धीमी आवाज, वो हमेशा कुछ खोजने वाली आंखें, कोई भी पुरुष खुद को उनका रक्षक या प्रोटेक्टर समझने की भूल कर बैठता था। जबकि सच्चाई ये थी कि उस बातचीत का पूरा नियंत्रण मुनरो के ही हाथ में होता था। एकदम सही। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। मर्लिन मुनरो जैसी मासूम दिखने वाली सायरन और क्लियोपैट्रा जैसी बेहद शक्तिशाली सायरन, दोनों के काम करने का तरीका इतना विपरीत है, फिर भी असर एक जैसा क्यों होता है? ये मानव मनोविज्ञान का बहुत ही गहरा पहलू है। तरीके भले ही अलग हों, लेकिन दोनों ही असल में पुरुष की एक बहुत बड़ी कमजोरी पर वार करती हैं। तार्किक बने रहने का दबाव। हाँ, समाज में हर पुरुष पर हमेशा जिम्मेदारियां उठाने और मजबूत दिखने का भारी दबाव होता है। सायरन उन्हें इस थका देने वाली जिम्मेदारी से आजादी का एहसास दिलाती है, मुनरो के साथ उन्हें लगता है कि बस इस मासूम सी लड़की की रक्षा करनी है, जिससे उनका अहंकार बढ़ता है और क्लियोपैट्रा के साथ वो एक जादुई दुनिया में खो जाते हैं। सायरन की उपस्थिति में हमेशा एक खतरे का संकेत भी छिपा होता है। और ये आजादी और खतरे का जो मिश्रण है वो किसी नशे से कम नहीं होता। बिल्कुल। ये तो हो गया आंखों का छलावा। लेकिन अगर हम सिक्के को पलटें तो एक और तरीका है जो पूरी तरह से शब्दों और कानों पर राज करता है, जिसे श्रोत में द रेक कहा गया है। हाँ, जहां सायरन आंखों का जादू है, वहीं रेक शब्दों और भावनाओं का एक बेहद खतरनाक जादूगर होता है। इसके कुछ ऐतिहासिक उदाहरण सच में हैरान करने वाले हैं, जैसे 18वीं सदी के फ्रांस का ड्यूक डे रिशाइल्यू। जो महिलाओं के लिए हर हद पार कर जाता था। हाँ, उसे इस बात की रत्ती भर भी परवाह नहीं थी कि समाज क्या कहेगा। उसका जुनून इतना बेलगाम था कि वो किसी नियम को नहीं मानता था। और फिर इटली के गैब्रियल डैन्यून्जियो का भी उदाहरण है। शारीरिक रूप से वो बिल्कुल भी आकर्षक नहीं थे, कद छोटा था, त्वचा खराब थी, लेकिन उनकी आवाज, उसमें ऐसा सम्मोहन था, उनके शब्दों का चयन इतना काव्यात्मक था कि महिलाएं उनकी दीवानी हो जाती थी। और डैन्यून्जियो की कहानी सिर्फ बेडरूम तक नहीं रुकी, उन्होंने इसी रेक तकनीक का इस्तेमाल राजनीति में भी किया। बिल्कुल, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब इटली की जनता निराश थी, तब उन्होंने अपने शब्दों के संगीत और बेलगाम जज्बे से पूरी भीड़ को सम्मोहित कर लिया था। मतलब ये जरूरी नहीं था कि वो लॉजिकली क्या कह रहे हैं, बल्कि ये कि वो लोगों को कैसा महसूस करा रहे थे। एकदम सही, लोग उनके एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार थे। अब यहाँ एक तार्किक सवाल पूछना बनता है। आम समझ तो ये कहती है कि रेक की छवि बहुत बुरी और खतरनाक होती है। एक चलता फिरता रेड फ्लैग। बिल्कुल, वो समाज के नियम तोड़ता है, बेवफा होता है। लॉजिक तो यही कहता है कि ऐसे इंसान से दूर भागना चाहिए, फिर भी लोग उसकी तरफ खिंचे चले आते हैं। ऐसा क्यों? ये एक शानदार विरोधाभास है। असल में रेक की सबसे बड़ी ताकत ही उसका ये खराब होना है। मतलब उसका विद्रोही स्वभाव। हाँ, हम सब ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ हमें बचपन से ही सही बर्ताव करना और अपनी इच्छाओं को दबाना सिखाया जाता है। रेक एक वर्जित आजादी का प्रतीक बन जाता है। वो हमारे अंदर के उस दबे हुए विद्रोही को जगा देता है। बिल्कुल, और इसमें इंसान का अपना अहंकार भी शामिल होता है। रेक का बेलगाम जुनून सामने वाले को ये एहसास दिलाता है कि मैं इतनी खास हूँ कि मेरे लिए ये इंसान सारी हदें तोड़ रहा है। अच्छा, और वो जो सुधारने वाली बात होती है कि मैं इसे बदल दूंगी। हाँ, हर किसी को लगता है कि मेरा प्यार इसे सुधार देगा, और ये असल में उस खतरनाक रोमांच के करीब जाने का एक सुरक्षित बहाना मात्र होता है। क्या बात है। तो रेक और सायरन इंसान के जुनून को जगाते हैं, लेकिन स्रोत में एक किरदार है जो बिल्कुल खामोशी से काम करता है, द आइडियल लवर। हाँ, आइडियल लवर की कला सबसे सूक्ष्म और शायद सबसे ज्यादा टिकाऊ होती है। ये इंसान के अंदर के उस खालीपन को ढूंढता है जिसे दुनिया ने कुचल दिया है। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण कासानोवा है। अक्सर लोग सोचते हैं कि वो कोई बहुत खूबसूरत इंसान रहा होगा, लेकिन उसकी असली ताकत उसका गिरगिट की तरह ढल जाना था। बिल्कुल, वो कोई एक किरदार नहीं निभाता था। अगर कोई महिला बौद्धिक स्तर पर उपेक्षित महसूस कर रही है तो वो दार्शनिक बन जाता था। और अगर रोमांस की कमी है तो साहसी प्रेमी। मतलब वो पूरी तरह से एक आईना था, जो वही दिखाता था जो सामने वाला देखना चाहता है। फ्रांस की मैडम दी पोम्पाडोर ने भी यही किया। राजा लुई 15वें अपनी सत्ता से बुरी तरह बोर हो चुके थे।
कोई उत्साह नहीं बचा था। तो पोम्पाडोर ने उनकी सतही प्रवृत्तियों को बढ़ावा नहीं दिया, बल्कि राजा के अंदर के उस छिपे हुए महान शासक को जगाया। हाँ, ऐसे भव्य नाटकों का आयोजन किया जहां राजा को यकीन दिलाया गया कि वो बहुत महान इंसान हैं। उन्हें उनके ही आदर्श रूप से मिलवा दिया। और राजनीति में भी ये देखने को मिलता है। जॉन एफ कैनेडी ने अमेरिका के साथ बिल्कुल यही किया था। ये उदाहरण दिलचस्प है। 1950 के दशक में अमेरिका समृद्ध तो था, लेकिन एक उबाऊपन आ गया था। साहसिक भावना खो चुकी थी। तो कैनेडी ने न्यू फ्रंटियर और कैमेलॉट की छवि के जरिए जनता के उसी खोए हुए आदर्श को वापस जगाया। यहाँ स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि हम कैनेडी की राजनीति या नीतियों का ना तो समर्थन कर रहे हैं और ना ही विरोध। बिल्कुल नहीं। हम सिर्फ उस मनोवैज्ञानिक प्रभाव और संचार की रणनीति का विश्लेषण कर रहे हैं जिसका जिक्र स्रोत में है। हाँ, क्योंकि ये तरीके विचारधाराओं से परे जाकर सीधे इंसान के दिमाग पर काम करते हैं। तो अगर एक एनालॉजी दूं तो आइडियल लवर बिल्कुल एक पोर्ट्रेट पेंटर की तरह है। वो कैसे? मतलब जब कोई चित्रकार आपका चित्र बनाता है तो वो चेहरे के दाग धब्बे नहीं बनाता, वो आपकी वो बेहतरीन छवि उकेरता है जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। अरे वाह! और इंसान इस खूबसूरत भ्रम से कभी बाहर नहीं आना चाहता। बिल्कुल। आइडियल लवर कभी अपने बारे में बात नहीं करता। उसका पूरा ध्यान ऑब्जर्वेशन पर होता है। वो टोन, हाव भाव और अनकही बातों को सुनता है और उस खालीपन का जवाब बन जाता है। ये सच में हैरान करने वाला है। खैर, आइडियल लवर खोई महानता लाता है, लेकिन स्रोत में जो आखिरी दो किरदार हैं, द डैंडी और द नेचुरल, वो समाज और उम्र की जंजीरों को तोड़ते हैं। हाँ, हर समाज लोगों को कुछ कैटेगरी में बांटता है कि पुरुषों को ऐसा होना चाहिए, महिलाओं को वैसा, और लोग इस कन्फॉर्मिटी में घुटन महसूस करते हैं। एकदम। द डैंडी वो लोग हैं जिन्हें किसी श्रेणी में नहीं बांधा जा सकता, जैसे 1920s के स्टार रुडोल्फ वैलेंटिनो। उस दौर में पुरुषों से बहुत कठोर होने की उम्मीद की जाती थी ना? हाँ, लेकिन वैलेंटिनो ने पर्दे पर एक कोमलता और महिलाओं जैसी संवेदनशीलता अपनाई। उनका अंदाज उस समय की मर्दानगी के पैमाने से बिल्कुल अलग था। और महिलाएं दीवानी हो गईं क्योंकि ये उस कठोर मर्दानगी से बहुत बड़ी राहत थी। और लू एंड्रिया सलोमे का उदाहरण भी है। उस दौर में महिलाओं से आज्ञाकारी होने की उम्मीद थी, लेकिन लू ने अत्यंत स्वतंत्र और लगभग मैस्कुलिन रवैया अपनाया, जिससे नीचे और रिल्के जैसे महान विचारक उनके दीवाने हो गए। द डैंडी जहां जेंडर से खेलता है, वहीं द नेचुरल उम्र की बेड़ी तोड़ता है। जैसे चार्ली चैपलिन। एक कठोर और मशीनी दुनिया में उन्होंने बच्चों जैसा भोलापन और मासूमियत अपनाई। जब लोग एक वयस्क को बच्चों जैसी दृढ़ता के साथ देखते थे तो हंसते भी थे और गहरी सहानुभूति भी महसूस करते थे। लेकिन एक बात बताइए, जानबूझकर बच्चों जैसी हरकतें करना या जेंडर के नियम तोड़ना क्या लोगों को अजीब महसूस नहीं कराता? शुरुआत में अजीब लगता है, लेकिन हर इंसान समाज के नियमों के बोझ तले घुटन महसूस कर रहा है। मतलब हम सब एक मुखौटा पहनकर जी रहे हैं। बिल्कुल। जब हम किसी डैंडी या नेचुरल को बेपरवाह जीते देखते हैं तो हमें ईर्ष्या भी होती है और आकर्षण भी। वो हमारी दबी हुई आजादी का जीता जागता स्वरूप बन जाते हैं। कमाल है। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो ये साफ है कि सेडक्शन कोई काला जादू नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये मानव मनोविज्ञान, उसकी कमजोरियों और खालीपन का एक निर्मम अध्ययन है। चाहे क्लियोपैट्रा की विजुअल फैंटेसी हो, डियानुंजियो के जादुई शब्द, कैसानोवा का आईना बनना या चैपलिन का भोलापन, सबका मूल एक ही है। सामने वाले के नजरिए में ढल जाना और उसे ऐसा भ्रम देना जिससे वो बाहर ना आना चाहे। हमने शुरुआत में मनोवैज्ञानिक ट्रोजन हॉर्स की बात की थी। अब समझ आता है कि ये लकड़ी का नहीं, हमारी अपनी इच्छाओं और असुरक्षाओं का बना होता है। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि किले के मालिक को लगता है उसने दरवाजा अपनी मर्जी से खोला है। क्या बात है। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक गहरा सवाल छोड़ना चाहूंगा। यदि हर आकर्षण हमारी ही किसी कमी या अधूरे सपने को भरता है, तो जिन लोगों या विचारों की ओर हम सबसे ज्यादा खींचे चले जाते हैं, क्या वे असल में उनके बारे में कम और हमारे खुद के छिपे हुए खोखलेपन के बारे में ज्यादा सच उजागर नहीं करते? बहुत ही गहरी बात है ये, सोचने के लिए। बिल्कुल। अगली बार जब आप किसी की ओर तेजी से आकर्षित हों तो सोचिएगा कि ये ट्रोजन हॉर्स दिमाग के किस कमजोर दरवाजे से अंदर आ रहा है।